आज जो पाचन तंत्र का सेकंड सेशन है उसके अंदर जो अपना पहला प्रश्न है, चलो वहीं से शुरुआत करते हैं भाई। आमाशय में अर्धपचित भोजन कहलाता है, काइल कहलाता है, काइम कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट या वसा? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए भाई। जो आमाशय के अंदर अर्धपचित भोजन है, अपन ने कल देखा था कि आमाशय के अंदर पाचन होता है किनका? प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, तीनों का ही पाचन होता है भाई। कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है, सॉरी, प्रोटीन और वसा का जो पाचन होता है। तो वो पाचन होने के बाद में भोजन आगे जाएगा, तो भाई अर्धपचित अवस्था के अंदर आगे जाएगा तो उस अर्धपचित भोजन को क्या कहा जाता है? काइल कहा जाता है, काइम कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट या वसा? इसका आंसर आप जल्दी से दीजिए भाई। क्या ऑप्शन होगा इसके अंदर? ए ऑप्शन आ रहा है, माया प्रजापति ने ए लिखा है, स्टडी लवर ने बी लिखा है, अच्छू ने भी बी लिखा है, कैलाश खाडिया ने भी बी लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? काइम। जो बी ऑप्शन जिन्होंने लिखा है उनका आंसर सही है। ये तो हो गया किसमें? छोटी आमाशय के अंदर। और जो छोटी आंत के अंदर अर्धपचित भोजन होता है, वैसे तो पाचन पूरा हो जाता है, लेकिन जो पाचन होने के बाद इस भोजन को अपन आगे भेजते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे काइल कहा जाता है। तो छोटी आंत में जो होगा उसे क्या कहेंगे भाई? काइल। और जो आमाशय के अंदर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो काइम। इसे याद रखने के लिए देख लो भाई, यहाँ पे मैं है, आमाशय के अंदर भी मैं है, तो आप इसे याद रख सकते हो। मैं वाला जो कौन सा हो गया? काइम जो है वो किस में हो गया? आमाशय के अंदर। कार्बोहाइड्रेट तो एक पोषक पदार्थ है, वसा भी एक पोषक पदार्थ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, इलियम या जेजुनम? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो भाई। जो दूसरा प्रश्न है उसका आंसर दीजिए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में। जय जोहर रामू रावत। सी आंसर आ रहा है, सभी का सी आंसर आ रहा है। मैंने भी सी लिखा है, भगवती, ललित कुमार, अच्छू, मोनिका यादव, रामू ने भी लिख दिया, बाकी सबने सी लिखा है भाई। रामू का आंसर जो है वो गलत हो चुका है। तो इसमें क्या होगा भाई? छोटी आंत जो है, अपन ने पूछा क्या? आपको प्रश्न पहले ढंग से पढ़ना है। अगर पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग पूछा जाए तो कौन सा होगा? छोटी आंत होगा। अब कुछ लोग होते हैं प्रश्न ध्यान से पढ़ते नहीं है, सीधा छोटी आंत पर क्लिक कर देंगे भाई, तो ऐसे नहीं होगा, है ना। छोटी आंत किसका भाई? ये तो छोटी आंत का पूछा अपन ने। तो छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तो ये 3 भागों में होते हैं। कौन कौन से? ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 पार्ट होते हैं किसके भाई? कुछ नहीं है, जो छोटी आंत जितनी लंबी होती है, लगभग 7 मीटर लंबी होती है, तो उसको 3 भागों में बांट दिया जाता है, जिसे नाम दे दिया जाता है ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। इसमें से जो इलियम भाग होता है वो छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इलियम। जिन्होंने सी लिखा था उनका आंसर सही है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, यकृत से स्रावित रस है, यकृत से कौन सा रस है उसका स्राव होता है? तो अग्नाशयी रस का, पित्त रस का, आंतरीय रस का या जठर रस का? इनमें से आप जल्दी से आंसर दीजिए। जो तीसरा प्रश्न है उसका आंसर दो भाई जल्दी से। वेरी गुड मॉर्निंग क्रिश चौधरी, जय श्री कृष्णा सुनीता, मंजू ने हेलो लिखा है, तो क्या लिखूं? हाय लिखूं वापस? हेलो सर, तो हाय। गुरुदेव 7 क्लास की मैराथन लाएंगे भाई, जल्दी लाएंगे। जय माता दी क्रिश चौधरी। इसका आंसर दो भाई। क्या आप तो बी आंसर आ रहा है सभी का ना। विनोद ने भी लिखा है, मनीष ने, ललित कुमार, पीयूष, सब ने भी लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? पित्तरस। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि पित्तरस का सिक्रेशन होता है। अब पहला ही ऑप्शन अगर आपको पित्ताशय दे दिया तो आप तो उस पर क्लिक कर दोगे। तो आपको ध्यान होना चाहिए, जो पित्तरस होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है ना। और पित्ताशय के अंदर क्या होता है? तो पित्ताशय के अंदर ये स्टोर होता है,
भाई यकृत से निकलने के बाद में ये कहाँ पे स्टोर होगा, तो पित्ताशय में स्टोर होता है या संचित होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पित्त रस का स्त्रवण कहाँ से होता है, तो यकृत से। अग्नाशय रस का अग्नाशय ग्रंथि से होगा भाई। अग्नाशय रस का स्त्रवण कहाँ पे होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि से। इसके अलावा जो आंतरिक रस है उसका, तो जो लीबर कुहन की दरारें होती है छोटी आंत के अंदर, लीबर कुहन की दरारों, और इसके अलावा जो छोटी आंत की दीवारें होती है उनमें और क्या पाया जाता है, कुछ ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती है। तो ब्रूनर्स ग्रंथियों और लीबर कोन की दरारों से किसका स्त्रवण होता है, तो आंतरिक रस का। जठर रस का अपन ने कल ही बात की थी, कहां पे होता है, तो आमाशय के अंदर। भाई जठर रस कहां पाया जाता है, आमाशय में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है, तो पित्त रस। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, आहार नाल में भोजन का पाचन पूर्ण होता है, आमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या यकृत में। जो आहार नाल है उसमें अपना जो भोजन का पाचन होता है वो पूर्ण कहाँ पे होता है। अपन ने कल बात की थी कि भोजन का पाचन शुरू तो कहाँ से होता है, मुख गुहा से, और जो पूर्ण कहाँ पे होगा, तो इसका आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। अच्छू लिख रही है, सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो, थैंक यू। थोड़ी है भाई। क्रिस लिख रहा है, हाय नहीं सर रेप्टा लगा दो। रेप्टा कैसे लगा दे भाई है? ऐसे थोड़ी लिखते हैं, आप तो प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो। सर जी ऐप पर तो क्लास शुरू नहीं हुई है, ऐप पे क्लासें हो चुकी है भैया शुरू। अभी जो फिजिक्स है उसके अंदर अपन मापन जो है वो कंप्लीट किया है, और इसके आगे जो गति के नियम है वो अभी चल रहे हैं। आप कैसे कह रहे हो कि ऐप पे शुरू नहीं हुई, ऐप पे लाइव क्लासेस चल रही है। इसका आंसर दे दो भाई जल्दी से। ए आंसर आ रहा है, वेरी गुड मॉर्निंग टुक टुक। नाम भी कैसे लिखे हैं, टुक टुक जाटनी, ये क्या है, टुक टुक क्या होता है। तो इसमें क्या होगा भाई, आहार नाल में जो भोजन का पाचन पूर्ण कहाँ पे होता है, मैंने कल बताया था, जो छोटी आंत होती है वहां पे भोजन का पाचन पूर्ण होता है। यकृत तो एक ग्रंथि है। आमाशय, आमाशय के अंदर किसका पाचन होता है, तो आपके जो वसा और प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आमाशय से होता है। बड़ी आंत के अंदर पाचन की क्रिया नहीं होती है, यहाँ पे केवल क्या होता है, कुछ विटामिनों का संश्लेषण होता है ना। तो आपका जो आहार नाल में जो भोजन का पाचन है वो पूर्ण कहाँ पे होगा, तो छोटी आंत के अंदर, क्योंकि छोटी आंत के अंदर पूर्ण पाचक रस पाए जाते हैं। इसके अलावा पित्त रस पाया जाता है, इसके अलावा आंतरिक रस पाया जाता है, जो भोजन को पाचन को यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। फिर यहाँ से होता हुआ आगे जो अपनी बड़ी आंत होती है वहां से सीधा गुद्दा द्वारा ये बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इसका अगला प्रश्न है, छोटी आंत में आंतरिक रस का स्त्रवण होता है पित्ताशय से, यकृत से, अग्नाशय से या लीबर कोन की दरारें या ब्रूनर्स ग्रंथियों से। इसका आंसर दो भाई जल्दी से। क्रिस लिख रहा है, सर कुछ तो मास्टर को देखने आए हैं, कंटेंट की तारीफ नहीं करते। हाँ भाई कंटेंट बताओ, आपके लिए 20-20 प्रश्न लेके आते हैं, पूरा पढ़ाते हैं। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, क्लास को शेयर कर दिया। माया प्रजापति ने डी लिखा है इसका, ललित, अच्छू, भगवती सभी ने डी लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, अभी बताया मैंने। जो छोटी आंत में पाचन के लिए आंतरिक रस जो पाया जाता है वो कहाँ से निकलता है भाई, लीबर कोन की दरारें या ब्रूनर्स ग्रंथियों से। अभी अपन ने देखा था, देखो जो आंतरिक रस है वो कहाँ से होता है, लीबर कोन की दरारों और ब्रूनर्स ग्रंथियों से। तो ये आंतरिक रस, पित्त रस और अग्नाशय रस, ये तीनों ही रस कहाँ पे पाचन के लिए सहायक होते हैं। तो जो अपनी छोटी आंत होती है वहां पे जो पाचन होती है उसके अंदर ये तीनों ही जो है ना रस, अग्नाशय रस, पित्त रस और आंतरिक रस, तीनों कहाँ पे होंगे, छोटी आंत के अंदर। और जठर रस कहाँ पे होगा, आमाशय के अंदर। तो ये तीनों है ना आपके, तो आप एक बार यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, ये तीनों ही किस में होंगे, छोटी आंत में।
तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, लीवर कोन की दरारें और ब्रुनर्स ग्रंथियों से। पित्ताशय में क्या होता है भाई? पित्ताशय में केवल पित्तरस का स्टोर होता है। यकृत से पित्तरस का स्रवण होता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस जो होता है उससे उसका स्रवण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अग्नाशय रस में प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी एंजाइम है? एमाइलेज है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है या पेप्सिन है? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो भाई कि अग्नाशय जो रस होता है उसके अंदर प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है इनमें से? एमाइलेज होता है, रेनिन होता है, ट्रिप्सिन होता है या पेप्सिन होता है? इसका आंसर दो भाई जल्दी से। ये आंसर आ रहा है सभी का। मनीष ने बी लिखा है, वेरी गुड मनीष, आपका आंसर गलत है। क्रिस ने सी लिखा है, स्टडी लवर ने भी बी लिखा है, चुन ने भी बी लिखा है। बी कैसे होगा इसके अंदर? मैंने कहा अग्नाशय रस के अंदर। रेनिन की तो अपन ने कल बात की थी। रेनिन किस में होता है? जो आमाशय होता है उसके अंदर रेनिन होता है। और एमाइलेज आएगा कहाँ पे? अग्नाशय के अंदर आएगा, अग्नाशय रस के अंदर, लेकिन वो प्रोटीन के पाचन से संबंधित है नहीं। पेप्सिन भी अपन ने कल देखा था कि आमाशय जिसमें होता है उसके अंदर कौन सा? पेप्सिन एंजाइम भी पाया जाता है। तो बच्चा कौन सा है? ट्रिप्सिन। बच्चा आप लिख रहे हो बी लिख रहे हैं ज्यादातर बच्चे, तो बी कैसे होगा भाई? तो देखो इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। पहली बात तो जो अग्नाशय रस होता है, इसको पूरा ही बता देता हूं। अग्नाशय जो रस होता है वो कहां पे पाचन के लिए सहायक होता है? तो वो छोटी आंत में। भाई छोटी आंत के अंदर 3 पाचक रस सहायक होते हैं, एक तो पित्त रस, एक अग्नाशय रस और एक आंतरीय रस। अब इसके अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं? तो अपन ने देखा कि एक तो होता है एमाइलेज एंजाइम। ये क्या करेगा भाई? तो एमाइलेज क्या करता है? जो स्टार्च होती है या कार्बोहाइड्रेट होती है इसे किस में बदलता है? माल्टोज जो शर्करा होती है उसके अंदर तोड़ देता है भाई। इसके अलावा अपन ने देखा एक होता है प्रोटीन के पाचन के लिए इसके अंदर पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम। ये क्या करेगा? ये जो अपना प्रोटीन होता है इसके अंदर उसे किस में बदलता है? सरल पेप्टाइड्स के अंदर बदल देता है। भाई प्रोटीन किससे बने होते हैं? पेप्टाइड बंधों द्वारा ही बने होते हैं। इसके अलावा एक होगा भाई, ये हो गया ट्रिप्सिन। अपन ने कल देखा था कि जो पेप्सिन एंजाइम होता है आमाशय के अंदर वो प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक होता है। लेकिन इसके अलावा एक रेनिन एंजाइम था जो बच्चों में पाया जाता है दूध के पाचन के लिए। दूध में कौन होता है भाई? केसिन प्रोटीन होता है। तो दूध के जो अंदर केसिन प्रोटीन होता है उसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम पढ़ा था आपने? रेनिन एंजाइम। अब भाई बच्चों में दूध का पाचन के लिए रेनिन है तो बड़ों में दूध का पाचन होगा नहीं क्या? उसमें भी होगा। तो बड़ों के अंदर कौन सा होगा? काइमोट्रिप्सिन नाम से एक एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करेगा? जो वयस्क होते हैं, वयस्कों में मतलब वयस्क मतलब बड़े में, वयस्कों में दूध में जो केसिन प्रोटीन पाया जाता है इसके पाचन में सहायक होगा। ये केसिन प्रोटीन को किस में बदलेगा? पैराकेसिनेट में। इसके अलावा एक लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, वो क्या करेगा भाई? लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का। तो लाइपेज किसका पाचन करेगा? जो वसा है उसको तोड़ेगा किसमें? वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल के अंदर। तो अब देखो छोटी आंत के अंदर जो आंतरिक रस होगा इसके अंदर देखो स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट है उसके पाचन के लिए एमाइलेज पाया जा रहा है, प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन पाया जा रहा है, और जो दूध के अंदर पाया जाने वाला केसिन प्रोटीन होता है
इसके पाचन के लिए काइमोट्रिप्सिन पाया जा रहा है, और जो वसा है इसके पाचन के लिए लाइपेज पाया जा रहा है। तो भाई इसमें क्या होता है, जो अग्नाशय रस होता है इसमें सभी प्रकार के जो पोषक पदार्थ होते हैं, देखो भाई पोषक पदार्थों में अपन प्रोटीन पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं और वसा पढ़ते हैं, तीनों का पाचन हो रहा है यहाँ पे। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा, इन तीनों का पाचन हो रहा है। तो सभी पोषक पदार्थों का पाचन करने वाले इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं भाई, जो अग्नाशय रस होता है इसे अपन पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। तो प्रश्न आ जाए कि पूर्ण पाचक रस कौन सा होता है, तो अग्नाशय जो रस होता है इसे अपन पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अग्नाशय रस के अंदर सभी प्रकार के पोषक पदार्थों का पाचन करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो अपना प्रश्न क्या था, अपना प्रश्न है निम्न में से अग्नाशय रस में प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी है। तो जो एमाइलेज है वो अग्नाशय के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन ये किसके पाचन के लिए, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए है। ये अपने को पूछा किसके लिए, प्रोटीन के लिए। रेनिन जो है वो प्रोटीन के लिए ही है, लेकिन ये है किसमें, आमाशय में है। आमाशय में ये पाया जाता है रेनिन। और ट्रिप्सिन अपन ने देखा, ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए पाया जाता है किसमें, अग्नाशय रस में। तो अपना प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ट्रिप्सिन। पेप्सिन भी किसमें होता है, आमाशय में होता है। अपने को किसमें पूछा गया है, अग्नाशय में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ट्रिप्सिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छोटी आंत में पाचन का माध्यम होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिए भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप। भाई सातवें प्रश्न का आंसर दो जल्दी से। ए आंसर आ रहा है, माया प्रजापति ने ए लिखा है, गुड़िया ने सी लिखा है। गुड़िया बेटा सी कैसे होगा इसके अंदर, ए आंसर आ रहा है। फनी ने भाई ये सी कैसे लिखा है, मोनिका ने भी ए लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्षारीय। छोटी आंत के अंदर कौन कौन से रस पाए जाते हैं, अभी मैंने बताया, पित्त रस, अग्नाशय रस और आंतरीय रस। तो जो इनकी पीएच होती है वो पीएच कितनी होती है, इन सभी की जो पीएच होती है, पित्त रस की पीएच होती है 8 से लगभग 8.6 के बीच में, अग्नाशय रस की होती है 8.3 से 8.6 के बीच में, और इसकी होती है लगभग 8.3 के बराबर। तो सारे काम पे 8 से ऊपर है। तो अपन ने देखा है कि भाई सभी को पता है 7 से ऊपर होता है मान तो वो होता है क्षारीय प्रकृति का, और जैसे जैसे 7 से कम होने लगता है तो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो इन तीनों की पीएच कैसी है भाई, क्षारीय है। तो छोटी आंत में पाचन का माध्यम कैसा हो जाएगा, क्षारीय। अम्लीय कहाँ पे होता है, आमाशय में, क्योंकि आमाशय में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है, इसकी जो पीएच होती है आमाशय की वो कितनी होती है भाई, लगभग 2 के बराबर होती है, मतलब उच्च अम्लीय प्रकृति का होता है। तो अपना सही आंसर क्या हो गया, क्षारीय। अगला प्रश्न है, छोटी आंत में अर्धपचित भोजन को क्या कहा जाता है, कायम कहा जाता है, काइल कहा जाता है, जेजुनम कहा जाता है, या इलियम कहा जाता है। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो भाई। वेरी गुड मॉर्निंग मुकेश। क्रिश चौधरी ने लिखा है आज जो गलत हो गया, तो गलत तो हो ही गए ना, अब पढ़ा दिया, अब तो गलत नहीं होगा ना आपके। गलत हो रहा है, अब यहाँ पे गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका एग्जाम के अंदर गलत नहीं होना चाहिए ना। बी आंसर लिखा है माया ने, गुड़िया ने ए लिखा है। ए कैसे होगा गुड़िया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई मनीष ने भी बी लिखा है, आपका भी सही है भाई, मोनिका ने भी बी लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, काइल। भाई अभी मैंने बताया था कायम किस में होता है, आमाशय में। तो छोटी आंत में कौन सा हो गया, काइल। जेजुनम और इलियम तो छोटी आंत के पार्ट है, वो अर्धपचित भोजन थोड़ी है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है,
आंतरिक रस को कहा जाता है, जठर रस को कहा जाता है, अग्नाशयी रस को कहा जाता है या पित्त रस को कहा जाता है? इसका आंसर आप जल्दी से बताओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न के अंदर इसे बताया है। नौवें प्रश्न का आंसर दो जल्दी से। माया प्रजापति ने सी लिखा है, स्टडी लवर ने भी सी लिखा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था? मंजू लिख रही है कुछ लोग डफर है पढ़ाई में। डफर नहीं होते बेटा, मेहनत की बात है, आप कितना पढ़ते हो, कितना मेहनत करते हो, डफर कोई नहीं होता है। सी आंसर लिख रहे हैं कुछ भी, तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? सी ऑप्शन। अभी मैंने बताया था कि अग्नाशय रस के अंदर कौन कौन से पोषक पदार्थों का पाचन होता है, तो सभी प्रकार के पोषक पदार्थों का पाचन होता है। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो एमाइलेज पाया जाता है, ट्रिप्सिन पाया जाता है, काइमोट्रिप्सिन पाया जाता है, और इसके अलावा जो आपके लाइपेज है वो भी पाया जाता है। तो मतलब सभी प्रकार के पोषक पदार्थों का पाचन करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस भी इसे कहा जाता है। पित्त रस और इनके बारे में अपन ने बात कर ली। जठर रस आमाशय में पाया जाता है, आंतरिक रस लीवर कोन की दरारों और ब्रूनर्स ग्रंथियों से स्रावित होता है, और पित्त रस जो है यकृत से स्रावित होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम आंतरिक रस में नहीं पाया जाता है? अब बताना है भाई, जो आंतरिक रस है उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और कौन सा नहीं पाया जाता है? इसका आंसर दो आप जल्दी से, फिर अपन बात करते हैं कि आंतरिक रस में कौन कौन से पाए जाते हैं। पहले आप आंसर दो इसका। आंतरिक रस में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है? 10वें प्रश्न का आंसर दो जल्दी से। हाँ, ट्रिप्सिन आंसर आ रहा है, अधिकतर बच्चों का डी आंसर आ रहा है। मुकेश ने सी लिखा है, सी नहीं होगा। स्टडी लवर, मंजू, सुनीता, मोनिका, आप सभी का आंसर सही है। तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता। अभी अपन ने बताया था कि ट्रिप्सिन किस में पाया जाता है? अग्नाशय रस में, जो प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक होता है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? माल्टेज पाया जाता है, सुक्रेज पाया जाता है, इरेप्सिन पाया जाता है। इनकी अपन बात करते हैं। देखो, तो जो आंतरिक रस होता है वो कहां से स्रावित होता है? तो मैंने बताया था लीवर कोन की दरारों और ब्रूनर्स ग्रंथियों से। इसका पीएच कितना होता है? लगभग 8.3 के बराबर होता है, मतलब क्षारीय। इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो कुछ इसके अंदर ग्लाइकोसाइडेज पाए जाते हैं। ग्लाइकोसाइड का अर्थ क्या अर्थ हो गया भाई? जो ग्लाइकोसाइडेज होते हैं जिनके अंदर मुख्यतः आता है, एक तो माल्टेज आता है, एक सुक्रेज आता है और एक लेक्टेज आता है। ये तीन प्रकार के क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर ग्लाइकोसाइडेज पाए जाते हैं। ग्लाइकोसाइडेज कौन से होते हैं? एंजाइम जो जटिल शर्करा, मतलब जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होती है, पॉलीसेकेराइड होते हैं, उनको ये सरल अणुओं में तोड़ते हैं। तो जटिल कौन कौन सी? अब इनमें किस किस को कौन कौन तोड़ेगा वो देखो। जो माल्टोज है वो क्या करेगा? माल्टेज एंजाइम क्या करेगा? जो माल्टोज शर्करा होती है उसे तोड़ेगा। किसके अंदर? तो ग्लूकोज। भाई माल्टोज का निर्माण होता है ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर। तो ये ग्लूकोज व ग्लूकोज मतलब दो अणुओं को अलग अलग कर देगा। कौन करेगा? माल्टोज। इसके अलावा जो सुक्रेज है वो क्या करेगा? ये जो सुक्रोज शर्करा होती है इसे तोड़ेगा। किसमें? सुक्रोज का निर्माण होता है ग्लूकोज व फ्रक्टोज शर्करा से मिलके। तो इनमें तोड़ देगा कौन? सुक्रेज एंजाइम किसको तोड़ेगा? सुक्रोज को तोड़ेगा। और जो लेक्टेज है वो किन को तोड़ेगा? तो जो लेक्टेज एंजाइम होता है, ये लेक्टोज जो शर्करा होती है दूध के अंदर पाई जाती है, उसको तोड़ेगा। किन में? ग्लूकोज व गैलेक्टोज में। अब भाई किन्हीं को पता होगा भाई, ये समझ में नहीं आ रहा क्या है ये।
तो जब अपन कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर इनको विस्तार से पढ़ेंगे। फ्रेक्टोज होती है फल शर्करा होती है, और जो गैलेक्टोज होती है वो दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है। और जो इनके है ना भाई पॉलीसेकेराइड रूप है, लेक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज, तो इनको वापस ये सरल अणुओं में तोड़ते हैं। कौन तोड़ते हैं? माल्टोज, सुक्रेज और लेक्टोज। इसके अलावा एक एंजाइम और पाया जाता है, कौन सा? इरेप्सिन। भाई ये तो इन तीनों के कार्य हो गए। ये तो क्या कर रहे हैं? शर्करा के जो जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ रहे हैं। लेकिन एक एंजाइम और पाया जाता है आंतरिक रस के अंदर, इरेप्सिन, जो क्या करेगा? जो अपने पॉलीपेप्टाइड होते हैं भाई, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? पेप्टाइड बंधों से। तो जो पॉलीपेप्टाइड हो गए उन्हें तोड़ेंगे किसके अंदर? एमिनो अम्लों में। क्योंकि जो प्रोटीन की इकाई होती है वो क्या होती है? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्लों से जुड़ के बने होते हैं, और बंध कौन से पाए जाते हैं? तो पेप्टाइड पाए जाते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कौन तोड़ता है? तो इरेप्सिन। एक प्रकार से क्या कर रहा है? ये प्रोटीन का पाचन कर रहा है, और बाकी सारे ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहे हैं। तो ये 4 प्रकार के इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, माल्टेज, सुक्रेज, लेक्टेज। ये तीनों के तो काम ये हो गए भाई, इन तीनों के तो ये काम हो गए। इसके अलावा एक इरेप्सिन पाया जाता है। तो अपना प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा एंजाइम आंतरिक रस में नहीं पाया जाता? तो ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता है, बाकी इरेप्सिन पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। सुक्रेज और माल्टेज एक प्रकार के ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम होते हैं जो शर्करा का पाचन करते हैं। अगला प्रश्न है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? मतलब लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। तो वसा को किस में तोड़ेगा? ये आपको पूछा गया है। ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल में तोड़ेगा, वसीय अम्ल और एमिनो अम्लों में तोड़ेगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा, या ग्लिसरॉल और एल्कोहल में तोड़ेगा? इसका आप बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। ग्यारहवें प्रश्न का आंसर दो जल्दी से। माया प्रजापति ने सी लिखा है इसका आंसर। अच्छू ने भी सी लिखा है, विनोद मीणा ने बी लिख दिया, बी गलत होगा आपका। क्रिस चौधरी और टुक टुक संजू सभी ने सी लिखा है। तो भाई इसका आंसर क्या हो गया? वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ता है। अभी अपन ने देखा भी था पीछे, ये देखो लाइपेज क्या करता है? वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ेगा, क्योंकि इन्हीं से मिलके क्या बनी है? वसा बनी है, तो वापस इन्हीं में तोड़ेगा। अब देखो ऑप्शन गलत कैसे होते हैं। ग्लिसरॉल, अमीनो अम्ल किस में पाए जाते हैं? प्रोटीन में पाए जाते हैं, तो ये गलत हो गया। इसमें भी वसीय अम्ल के साथ अमीनो अम्ल है, तो अमीनो अम्ल तो प्रोटीन में पाए जाते हैं। एल्कोहल तो होता ही नहीं है। ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल होगा सही, तो आपका सी आंसर सही हो गया इसके अंदर। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? पेप्सिन, गेस्ट्रिन, ट्रिप्सिन या इरिप्सिन? इसका सही आंसर बताओ भाई, कि कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है इनमें से? इन चारों में से 3 तो पाचक एंजाइम है और एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो आप बताओ जल्दी से। जय श्री कृष्णा मोनू। बी आंसर आ रहा है। स्टडी लवर, क्रिस चौधरी सभी ने बी लिखा है, पीयूष ने भी बी लिखा है, गुड़िया, संजू ने सी लिखा है, माया ने भी लिखा है। संजू का गलत हो गया भाई। बाकी जिन्होंने भी बी आंसर लिखा है उनका सही है। तो जो गेस्ट्रिन होता है वो एक प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं है, ये तो एक हार्मोन होता है। ये क्या करता है भाई? ये जो हमारे आमाशय के अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके स्त्रवण को प्रेरित करने वाला एक प्रकार का हार्मोन होता है। पेप्सिन अपन ने देखा एंजाइम होता है, किसमें पाया जाता है? आमाशय के अंदर। ट्रिप्सिन भी एंजाइम होता है, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है, ये किसमें पाया जाता है? तो अग्नाशय के अंदर। इरेप्सिन कहाँ पे पाया जाता है? आंतरिक रस के अंदर, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? गेस्ट्रिन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद होता है? लिपिड होता है, वसा होता है, सेल्यूलोज होता है, या ग्लूकोज होता है? तो भाई अंतिम उत्पाद का मतलब क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होगा तो ये किस में टूटेंगे? इसका आंसर आप जल्दी से बताओ। भाई 13वें प्रश्न का आंसर दो जल्दी से।
ग्लूकोज आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है सभी का ना। तो भाई इसका सही आंसर क्या हो गया, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, अरे भाई कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं है, जो आपके शर्करा होती है वही कार्बोहाइड्रेट होती है। तो ये शर्करा का जो अंतिम अणु होता है भाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ग्लूकोज होती है। तो जो इसको तोड़ेंगे किसमें, अपन ग्लूकोज के अंदर ही तोड़ेंगे। सेलुलोज तो एक प्रकार की जटिल शर्करा है, पॉलीसेकेराइड है। वसा ये तो अलग ही पोषक पदार्थ हो गया, लिपिड हो गया। वसा और लिपिड तो दोनों एक ही है भाई। वसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिपिड कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, अपेंडिक्स एक है, क्या है भाई, विश्लेषी अंग है, अवशेषी अंग है, समजात अंग है या समरूप अंग है। इनमें से कौन सा अंग है अपेंडिक्स, इसकी बात अपन ने कल की थी। आज का प्रश्न आ गया, आप आंसर दो जल्दी से। अपेंडिक्स क्या है इसमें से, अवशेषी अंग है, समजात अंग है, विश्लेषी अंग है, समरूप अंग है। बी आंसर आ रहा है, माया ने भी लिखा है, स्टडी लवन ने भी लिखा है, संजू कुमावत ने भी लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया भाई, अवशेषी अंग। मैंने कल बताया था कि अपेंडिक्स कहाँ पे जुड़ी होती है, तो जो बड़ी आंत होती है उसका जो सिकम पार्ट होता है उससे जुड़ी होती है। ये क्या करती है भाई, ये जो हमारे पूर्वज थे या चारा चरने वाले जो जंतु होते हैं उनमें सेलुलोज का जो पाचन होता है उसके लिए सहायक होती है। अब अपन तो भाई चारा चरते हैं नहीं, तो अपने तो ये अवशेषी अंग हो गया, किसी काम का नहीं है। तो एक प्रकार का क्या हो गया ये अवशेषी अंग। इसे और क्या कहा जाता है, अपेंडिक्स को परिशेषिका भी कहा जाता है ना। तो कभी परिशेषिका नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपेंडिक्स या परिशेषिका क्या है, एक प्रकार की अवशेषी अंग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मिश्रित ग्रंथि है, यकृत है, पीनियल है, अग्नाशय ग्रंथि है या एड्रिनल ग्रंथि है। इसका आंसर दो भाई। 15 प्रश्न का आंसर दो जल्दी से। ये जो मिश्रित ग्रंथि कौन कौन सी है इनमें से चारों में से, यकृत है, पीनियल ग्रंथि है या अग्नाशय ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है। सी आंसर आ रहा है सभी। तो जिन्होंने भी सी लिखा है उन सभी का आंसर सही है। अग्नाशय ग्रंथि जो है ये क्या है भाई, मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित का मतलब क्या हो गया, ये अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। अंतःस्रावी का मतलब हो गया ये हार्मोन्स का सिक्रेशन भी करती है, और जो बहिःस्रावी का मतलब क्या हो गया, ये एंजाइम का भी कर रही है। अपन ने देखा कि जो पाचन रस होते हैं उनमें से जो अग्नाशय रस होता है वो किससे निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं जैसे ग्लूकेगोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, इनके अपन बात करते हैं। देखो अग्नाशय ग्रंथि जो होती है उसका जो एक तो होता है अंतःस्रावी भाग, इसमें एक तो होता है आपके अंतःस्रावी पार्ट, और एक होगा आपके कौन सा, बहिःस्रावी भाग। तो जो अंतःस्रावी भाग होता है इसके अंदर आपके 3 सेल्स पाई जाती है। एक तो होती है अल्फा सेल्स, अल्फा कोशिकाएं, एक होती है बीटा सेल्स, और एक तीसरी कौन सी होगी, गामा। गामा नहीं होगी यहाँ पे, डेल्टा सेल होगी, है ना। ये फिजिक्स थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, गामा नहीं होगी यहाँ पे। तो अब इन तीनों के काम क्या होते हैं भाई, जो अल्फा सेल होती है यहाँ से ग्लूकेगोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ग्लूकेगोन हार्मोन का। जो बीटा सेल होती है यहाँ से इंसुलिन जो हार्मोन होता है ना आपके, इंसुलिन हार्मोन, इसका सिक्रेशन होता है। और जो डेल्टा सेल होती है यहाँ से कौन सा होगा भाई, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इन तीनों के क्या कार्य है वो भी अभी देखते हैं। और बहिःस्रावी से किसका होगा भाई, जो अग्नाशय रस होता है इसका सिक्रेशन किससे होगा, तो बहिःस्रावी भाग से। तो अपन देखते हैं कि अंतःस्रावी भाग का मतलब क्या हो गया, ये हार्मोन्स का सिक्रेशन भी कर रही है। बहिःस्रावी का भाग क्या हो गया, मतलब पाचक एंजाइम होते हैं उनका सिक्रेशन भी कर रही है। मतलब ये दोनों ही प्रकार की ग्रंथि, इसलिए अपन क्या कह देंगे भाई, मिश्रित ग्रंथि कह देंगे। अब इनके काम क्या है वो देखो भाई। मनुष्य के अंदर क्या होता है,
अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो फिर आगे अंदर जाके वो भोजन किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर। भाई कोशिकाएं किसके रूप में उपयोग करती है, ग्लूकोज के रूप में, फिर वो ऑक्सीकरण करती है और ऊर्जा को मुक्त करती है। लेकिन अगर ग्लूकोज अपने पास अधिक हो जाए तो वो किस में चेंज होगा, ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है हमारे शरीर के अंदर। ये क्रिया कौन करती है, तो जो यकृत होती है ना, इसी के अंदर ये क्रिया होती है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन मतलब संचित भोजन होता है। भाई संचित का मतलब क्या हो गया, स्टोर। जब अपने पास जितनी ऊर्जा चाहिए अपने को, वो उतनी तो अपन को काम में ले ली अपन ने, और जो बची है उसको अपन ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेते हैं। तो ये काम है, ये कौन करेगा भाई, जो इंसुलिन हार्मोन होता है, ये इस क्रिया को नियंत्रित करता है। और इसके अलावा जब अपन को वापस जरूरत होगी तो भाई वापस इसको अपन किस में बदल लेंगे, ग्लूकोज के रूप में। तो ये जो क्रिया होगी वो कौन करता है, तो जो ग्लूकेगोन हार्मोन होता है वो इस क्रिया को नियंत्रित करता है। अब इनके काम देख लो भाई। अगर इंसुलिन की कमी होगी तो क्या होगा, संचित भोजन होगा नहीं अपने शरीर के अंदर, जितना भी है वो अपन ऊर्जा के रूप में बाहर निकाल देंगे। तो मतलब ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। ग्लूकोज में क्या पाई जाती है, शर्करा भी पाई जाती है भाई, शर्करा ही एक प्रकार की। और ग्लूकेगोन की अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, संचित भोजन ज्यादा होगा और ऊर्जा कम निकलेगी, तो अपन फैल जाएंगे, मतलब मोटे हो जाएंगे ना। और इंसुलिन में क्या होगा भाई, इसकी कमी होगी तो क्या होगा, ऊर्जा अपने पास ज्यादा बन रही है, भोजन अपने संचित हो नहीं रहा, तो अपने आप क्या हो जाएंगे, दुबले पतले से होंगे। तो ये आपके हार्मोन हो गए। इसके अलावा सोमेटोस्टेटिन, ये क्या करता है, एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है जो हमारे शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय ग्रंथि जो है वो अपनी मिश्रित ग्रंथि है। इसके अलावा निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित हार्मोन नहीं है, तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बी आंसर लिखा है माया प्रजापत ने। स्टडी 11 ने भी बी लिखा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई, ऑक्सीटोसिन। ये किससे स्रावित होता है, तो ये जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है, जो क्या करता है, स्तनधारियों में दूध के स्रवण को प्रेरित करता है। इसके अलावा जो ग्लूकेगोन, अभी अपन ने देखा, ग्लूकेगोन किससे निकलता है भाई, जो अग्नाशय ग्रंथि इसकी अल्फा सेल से, इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है अग्नाशय ग्रंथि की, और सोमेटोस्टेटिन किससे निकलता है, तो इसकी जो डेल्टा सेल है उससे स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर बी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि लार का श्रवण करती है, पेरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सब मैंडिबुलर ग्रंथि, या उपयुक्त सभी। लार का सिक्रेशन कौन सी ग्रंथि करती है इसमें से, इसका आंसर दो भाई जल्दी से। जो मुख गुहा में लार होती है उसका सिक्रेशन कौन सी ग्रंथि करती है। सत्रह प्रश्न का आंसर दो। सरकारी ऑप्शन, क्या सरकारी ऑप्शन है, ठीक है समझ गया गुड़िया में सरकारी ऑप्शन का मतलब आपके। हाँ सभी का आंसर सही आ रहा है, डी आंसर आ रहा है जो सरकारी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी वाला। ये चारों, ये तीनों ही क्या होती है भाई, लार ग्रंथियां होती है जो मुख गुहा के अंदर या मुख के अंदर पाई जाती है। अब इनमें से जो पेरोटिड ग्रंथि है वो किसके पास पाई जाती है, जो अपने कान होते हैं तो कानों के नीचे पाई जाती है, दोनों कानों के नीचे एक एक पाई जाएगी, ठीक है। सबलिंगुअल, लिंगवा का मतलब होता है जीभ, तो जीभ के नीचे कौन सी पाई जाती है, सबलिंगुअल ग्रंथि। इसके अलावा जो सब मैंडिबुलर, मैंडिबल कौन सी हड्डी होती है, जबड़े की जो हड्डी होती है वो मैंडिबल हड्डी कहलाती है। तो अपने सब मैंडिबुलर ग्रंथि कौन सी हो गई, तो ये जबड़े की जो हड्डी होती है उसके नीचे पाई जाएगी। जबड़े की जो हड्डी होती है इसके नीचे कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी, तो सब मैंडिबुलर। तो तीनों ही ग्रंथियां किसका श्रवण करती है, लार का श्रवण करती है, जो मुख के अंदर पाचन में सहायक होती है।
अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग होता है ग्लूकेगोन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की अधिकता से, या सोमेटोस्टेटिन की कमी से? इसमें से बताओ भाई जल्दी से। कोई बात नहीं बेटा, गलत हो गया तो आगे गलत नहीं होना चाहिए। 18वें प्रश्न का आंसर दो। गलत होगा तभी तो याद रखोगे ना इसको। जय माता जी की सुबी। बी फॉर बॉय। अच्छा, सभी का आंसर क्या आ रहा है भाई? बी आंसर आ रहा है सभी का। सभी का सही है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग, जिसे अपन क्या कहते हैं भाई? डायबिटीज भी कह सकते हैं, या शुगर भी कहते हैं ना जिसे। इसमें क्या होता है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। अभी अपन ने देखा था, ये देखो, इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल रहा है। अगर इसकी कमी हो गई, जब इंसुलिन की कमी होगी तो क्या होगा भाई? ग्लाइकोजन के रूप में संचित नहीं होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ग्लूकोज क्या एक प्रकार की शर्करा होती है। जब शर्करा की मात्रा बढ़ेगी तो इसे अपन क्या कहते हैं? शुगर रोग कहते हैं। तो अपना प्रश्न क्या है, मधुमेह रोग या शुगर का रोग किससे होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। ग्लूकेगोन की कमी से क्या होगा? इंसुलिन जो ग्लूकेगोन की कमी से क्या होगा भाई? इसकी कमी होगी तो क्या करेंगे भाई? जो इंसुलिन है उसकी अधिकता, मतलब उसका कार्य होगा, इसका कार्य नहीं होगा, तो मतलब ग्लाइकोजन के रूप में संचित अधिक होगा और ऊर्जा कम होगी अपने पास। इंसुलिन की कमी अधिकता से क्या होगा? अगर इंसुलिन की अधिकता ज्यादा हो गई तो भाई क्या होगा? अब जो इसमें क्या हो रहा है, शुगर हो रही है अपने को, मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है शरीर के अंदर। इसमें क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा कम होगी और संचित भोजन होगा वो अधिक होगा। इसका मतलब क्या होगा? पेट बढ़ जाएगी, मोटे होने लग जाएंगे। सोमेटोस्टेटिन की कमी से क्या होता है? ये वृद्धि हार्मोन होता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगर इसकी कमी होगी तो वृद्धि अधिक हो जाएगी शरीर के अंदर। क्या होगा फिर? जो व्यक्ति होता है, अच्छा कमी होगी तो क्या रहेंगे भाई? बोना रह जाएगा व्यक्ति, और अधिकता से व्यक्ति भीमकाय नजर आता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है यकृत, अग्नाशय ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, या थायराइड ग्रंथि? इसका आंसर दो भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में। 19वें प्रश्न का। उन्नीसवें प्रश्न का आंसर दो, इनमें से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? डी आंसर आ रहा है विनोद मीणा, स्टडी लवर गुड़िया, मेघाराम हुड्डा ने भी डी लिखा है, क्रिश, मुकेश, सभी ने डी लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? थायराइड ग्रंथि। अपन ने पूछा क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी? थायराइड ग्रंथि। यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो प्रश्न आ जाए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हो गई। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि है। लेकिन पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो जब अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेंगे तो थायराइड ग्रंथि सही आंसर होगा। ऐसे सीधा सीधा ग्रंथि का पूछा जाए कि भाई सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत सही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से सेलुलोज के पाचन से संबंधित अंग है? इलियम है, आमाशय, अपेंडिक्स है, जेजुनम है? इसका आंसर दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बीसवें प्रश्न का आंसर दो भाई जल्दी से। इनमें से कौन सा अंग है जो सेल्यूलोज के पाचन से संबंधित होता है? जो पादपों की कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज होती है भाई। हर हर महादेव सुमी। C4 केट। ओके भैया, C4 केट समझ लेंगे हम। सुमी, रोहित, सभी का सी आंसर आता है। इसका सही आंसर क्या हो गया? अपेंडिक्स। अभी मैंने बताया था अपेंडिक्स क्या करती है, सेल्यूलोज के पाचन से संबंधित होती है। लेकिन अपन जो है वो चारा चूरा घास फूस खा नहीं रहे,
तो अपने काम की कुछ है नहीं अपेंडिक्स, तो ये क्या होगी अब वर्तमान में अवशेषी अंग है। तो अपेंडिक्स जो है वो क्या है, सेल्यूलोज के पाचन से संबंधित होती है। इसके अलावा इलियम क्या है, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है। आमाशय क्या है, तो आमाशय के अंदर जठर रस का स्रवण होता है, इसके अंदर प्रोटीन व वसा का पाचन प्रारंभ होता है। जेजुनम क्या है, ये भी एक छोटी आंत का पार्ट होता है।